फ्रेंड्स, मैं कृष्णा कुमार आप लोग का आज लुसेंट में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताने वाले हैं। ठीक, लुसेंट आप लोग जानते हैं कि लुसेंट एक ऐसा चीज़ है, एक लुसेंट के कवर कर लीजिएगा आपको लगभग 60 से 70-80% लगभग आपका जीके यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, और एक लुसेंट में आप सब सब्जेक्ट है इसमें, समझ रहे ना। ये क्या है, सब्जेक्टिव लुसेंट है। पहले सब्जेक्टिव लुसेंट बताएंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव लुसेंट पर आप लोग को बताएंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव लुसेंट में क्या विषय सूची है मेरा, पहले इतिहास विषय सूची है। आइए यहाँ पे चलते हैं, कहाँ चलिए, क्या विषय सूची में हम लोग क्या करना है, इतिहास के पढ़ना है। सोचिए, इतिहास पढ़ना है, प्राचीन इतिहास क्या है, प्राचीन भारत, छोटा सा थोड़ा सा, हाँ, प्राचीन भारत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, प्रागैतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजन पदों का उदय, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, विष्णु धर्म और इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, मगध राज्य का उत्कर्ष, सिकंदर, मौर्य साम्राज्य, ब्राह्मण साम्राज्य, भारत के यौन राज्य, शक और कुषाण, गुप्त शासक, पुष्यभूति और वंश, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, सीमावर्ती राजवंशों का आविर्भाव, भारतीय कि मध्यकालीन भारत, प्राचीन काल प्राचीन भारत के बारे में हम लोग जाने। अब हम लोग मध्यकालीन भारत के बारे में कुछ जानेंगे। भारत पर आर्यों का आक्रमण, महमूद गजनबी, महमूद गोरी सल्तनत काल, विजयनगर साम्राज्य का बहमनी राज, स्वतंत्र प्रांतीय राज, सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन और मुगल साम्राज्य, मुगल शासक व्यवस्था, मराठों का उत्कर्ष। ठीक है, तो आधुनिक भारत उत्तरकाली मुगल साम्राज्य, भारत में यूरोपीय व्यापारी का कंपनियों का आगमन, बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य, अंग्रेजों का मैसूर से संबंध, सिख एवं अंग्रेज कंपनी के अधीन, गवर्नर जनरल 1857 ईस्वी के, कितना 1857 ईस्वी के महान क्रांतिकारी अंग्रेजी शासन के दौरान हुए। महत्वपूर्ण विद्रोह कौन है, भारत का स्वतंत्र संघ, महत्वपूर्ण तथ्य, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण व्यवस्था, भारतीय, ये सब जो है ना, इसका विषय है। मतलब क्या क्या पढ़ना है हम लोग का इतिहास में, प्राचीन इतिहास में इतना टॉपिक पढ़ना है, और मध्यकालीन इतिहास में हम लोग का ये सब टॉपिक पढ़ना है, फिर आधुनिक भारत में हम लोग का ये सब टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, अब आएंगे विषय विश्व इतिहास के बारे में। विश्व इतिहास में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है हम लोग जानेंगे। क्या है, पुनर्जागरण, अमेरिका का स्वतंत्र, फ्रांसीस की राजक्रांति, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, रूसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, इंग्लैंड में भक्ति, प्रथम विश्व युद्ध और चीन क्रांति, तुर्की इटली में फ्रांसीसियों का उदय, जर्मन में नाजीवाद का उदय और जापान साम्राज्य का द्वितीय विश्व युद्ध। इसके बारे में हम लोग विश्व इतिहास में पढ़ेंगे। अब भूगोल में भी पढ़ेंगे, भूगोल में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, ये सब आपको टॉपिक दिया है। ठीक है, तो आइए भारत का भूगोल पढ़ना है, और क्या भारतीय संविधान में अब आएंगे, भूगोल भारतीय संविधान में अब आएंगे हम लोग। ठीक, उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, भारतीय अर्थव्यवस्था और भौतिक विज्ञान, कंप्यूटर, रसायन विज्ञान और कौन, जीव विज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और विविध। ठीक, इतना टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, लास्ट में क्या है, खेल कूद है। पहले हम लोग पढ़ेंगे कौन सी, भारतीय इतिहास के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, इतिहास के बारे में जानेंगे, भारत का इतिहास, भारत के इतिहास के बारे में हम लोग जानेंगे कि भारत में क्या क्या हुआ था। ठीक, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, सबसे पहले आइएगा क्या कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैले यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। ठीक है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। ठीक है, यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया था।
ठीक। उसके बाद हम आएंगे, भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन भागों में बांटा गया है? प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत, उसके बाद आधुनिक भारत के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, देखिए प्राचीन भारत में हम लोग क्या क्या पढ़ना है, प्राचीन भारत के बारे में अब हम लोग जानेंगे। ठीक है, भारत के बारे में आप लोग जान गए। अब हम लोग एक एक करके भारत के इतिहास के जानेंगे कि प्राचीन भारत क्या था। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या क्या, प्राचीन भारतीय का स्रोत था। ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्य 4 स्रोतों से प्राप्त होता है। कितने? 4 स्रोतों से प्राप्त होता है हमें। ठीक है, आइए, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ एवं विदेशियों का विवरण, पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है, उसके बारे में हम आएंगे। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक प्रबंध से मिलने वाले महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, अब आइए यहाँ पे क्या है कि भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। भारत के कह रहा है कि भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? वेद है। क्या है? वेद है, जिसके संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। ठीक है, वेद 4 है। वेद कितना है? 4। कौन कौन है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। ठीक है, अब आइए ऋग्वेद के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, वेद कितने हैं? 4। कौन कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। ठीक है, ऋग्वेद के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक, चलिए ऋग्वेद के बारे में क्या है? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल होता है और 10-28 सूक्त होता है, और क्या है यहाँ 10,462 ऋचाएँ होती है। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। वेद को पढ़ने वाले ऋचाओं को क्या कहते हैं? होत्री कहा जाता है। इसे वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली और इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गणमंत्र का है, गायत्री मंत्र है। यहाँ देखिए, इसके 9वें मंडल के देवता को सोम कहते हैं। 9वें मंडल के देवता को क्या कहते हैं? सोम कहते हैं। ठीक है, इसके 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को लिखा गया है। इसके 8वें मंडल को हस्तलिखित मतलब हाथ से लिखा हुआ ऋचाओं को क्या कहते हैं? ऋचाओं को लिखा गया है, खील कहा जाता है। कौन से? खील कहा जाता है। देखिए कह रहा है कि इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित मतलब हाथ से लिखा हुआ है ऋचाओं को खील कहा जाता है। क्या कहता है? खील कहा जाता है। ठीक है, चतुर्वर्ष समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल से वर्णित पुरुषोक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र है। आदि पुरुष ब्राह्मण के क्रमशः मुख्य भुजाओं, जांघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, नोट में क्या है? धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवस्थाओं, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारियों में स्पष्ट विभेद करता है। ठीक है, अब कह रहा है कि वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है? ऋग्वेद है। कह रहा है कि वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ठीक है, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ की रचना की गई है। क्या रचना की गई है? यानी इंद्र के लिए कितना? 250 और अग्नि के लिए कितना? 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ठीक है, ऋग्वेद में किया गया है। इसमें आता है नोट में क्या है? प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ, ब्राह्मण ब्राह्मण का स्थान है। ठीक है, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ, ब्राह्मण का स्थान है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे यजुर्वेद के बारे में। ऋग्वेद के बारे में हम लोग पढ़ लिए, अब यजुर्वेद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यजुर्वेद के बारे में क्या है? इस सब क्या है? शस्य पाठ्य के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए
नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। ठीक है, इसके पाठकों को क्या है, अर्ध आयु कहते हैं। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है। पूछता है कि गद्य एवं पद किस वेद में लिखा गया है, तो कौन वेद में लिखा गया है, यजुर्वेद में। कौन वेद में लिखा गया है, यजुर्वेद में। गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है, कौन वेद में, कौन वेद में बताइए, यजुर्वेद में। सामवेद के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। यजुर्वेद में क्या है, सामवेद के बारे में हम लोग जानेंगे कि यह गाए जाने वाले, मतलब गाना की तरह गा कर हम लोग जो संकलन करते हैं वो सामवेद में होते हैं। यानी पता है गान के बारे में जब आएगा तो पूछे कौन वेद से लिया गया है, तो सामवेद से लिया गया है। कौन वेद से, सामवेद से लिया गया है। अरे यह गाए जा सकने वाले ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठ्यकर्ताओं का उदात्री कहते हैं। क्या कहते हैं, उदात्री कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। क्या कहते हैं, भारतीय जनक कहा जाता है। कोई दिक्कत, अब आइए यजुर्वेद के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक।